हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग आज शुरू करेंगे अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब हमने पहले अपना केमिस्ट्री पढ़ा क्या ना, स्टडी ऑफ मैटर हमने पढ़ा केमिस्ट्री। तो उसके बाद हम जब केमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़े, जैसे कि जनरल केमिस्ट्री जहाँ पर आपने पढ़ा मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, वहीं से आपने इनऑर्गेनिक शुरू किया। उसके बाद आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा जहाँ पर आपने गैस लॉज पढ़े बेसिक से, जहाँ पर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह वगैरह आपने पढ़ा। और उसके बाद आपने शुरू किया जो फिजिक्स वाला पार्ट हमारा थर्मोडाइनमिक्स, उसके साथ बहुत ही अच्छे हायर कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। तो उसके बाद हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे शुरू हुआ? पहले देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो गेम है ना, कुछ ज़्यादा पुराना नहीं गेम है। तो सिर्फ 1800 मसीहा के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो उससे पहले एक थ्योरी चलता था, वाइटल फोर्स थ्योरी, जो कि गिवन बाय बर्जेलियस गिवन द वाइटल फोर्स थ्योरी, जहां पर उन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं, वो बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक या फिर लिविंग मॉलिक्यूल से। वो बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक या फिर लिविंग मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो वाइटल फोर्स थ्योरी से हमने, बर्जेलियस ने हमें बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग किसी भी ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं, और वो कैसे बनते हैं ना, एक वाइटल फोर्स की वजह से बनते हैं। तो उस वाइटल फोर्स का नाम क्या था? और काम क्या था ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना किसी भी इनऑर्गेनिक आपने लिविंग या फिर जीवित कंपाउंड से। तो वहां पर हमारा खत्म हो गया वाइटल फोर्स थ्योरी का फंडा। पर यहाँ पर बर्जेलियस ने एक बहुत ही बड़ा पॉइंट रख लिया कि जो लैब में नहीं बनाया जा सकता ऑर्गेनिक कंपाउंड, अपने जो लैबोरेटरी में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। पर वहां पर जैसे कि हर विवेक ओबरॉय के लाइफ में सलमान खान होता है, ऐसे ही बर्जेलियस के लाइफ में एंट्री किया किसने? फ्रेडरिक हुलर ने। और उन्होंने सिंथेसाइज करके दिखा दिया 1828 में, लैब में सिंथेसाइज किया। कहाँ से? NH4CNO, अमोनियम सियानेट से उन्होंने बनाया यूरिया, NH2CO, ये है अपना यूरिया। तो अमोनियम सियानेट से उन्होंने जब हीट करके यूरिया बनाया लैब में, अरे भाई इतने इजी से नहीं हुआ, कुछ तो उन्होंने किया होगा। तो वहाँ पर जब उन्होंने अमोनियम सियानेट से लैब में बनाया क्या? यूरिया, जो कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लैबोरेटरी। ये पूछा गया था नीट में, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी। और यहाँ पर अमोनियम सियानेट, ये कैसा है कंपाउंड है भाई? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहां से जो इन्होंने बना दिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, तो वहां पर बर्जेलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गया? डिस्कार्ड हो गया। और उसके बाद हमने लाइन ही लगा दी अपने केमिस्ट लोगों ने। क्या किया? उन्होंने फंडे पे फंडा करके ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया अपने लैब्स में, और आगे चलते गए। जैसे कि एक और 2-3 फेमस नाम। उससे पहले एक क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं भाई, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द मास ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस इन द लैबोरेटरी? तो आपको पता है यूरिया है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसका फॉर्मूला आपके पास है। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे, तो आप जब मास कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 60 mu, या फिर अगर आप ग्राम्स में निकालते हैं तो ग्राम्स में आ जाएगा। हो गया। तो ये है हमारा फ्रेडरिक हुलर का फंडा, वाइटल फोर्स थ्योरी। इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आते यहाँ पर। आपको याद रखना है, ये डेट वगैरह याद मत रखिए। अगर आपसे होता है तो कीजिए, अगर नहीं होता है तो मत कीजिए। तो एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन किया कि सर ये वीडियो आपका कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है? अरे देखो भाई, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में समझना चाहता है, जानना चाहता है, वो ये वीडियो देख सकता है। कैसे देखेगा भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने डेफिनेशन निकाला, ओल्ड और न्यू। ओके, ओल्ड मतलब जो कि बर्जेलियस के टाइम में चलता था। आपने अभी समझा कि ऑर्गेनिज्म से ही नया ऑर्गेनिक कंपाउंड आ सकता है, कहीं दूसरे इनऑर्गेनिक सोर्स से नहीं आ सकता, कि लैबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं हो सकता। पर अपने जो मॉडर्न स्टडीज हैं उन्होंने क्या बताया? जब बर्जेलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड हुआ,
तो उन्होंने क्या बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन होगा आइदर स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, या फिर उसके बाद और एक वर्ड आया यहाँ पर, नया टर्म आया हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन में कौन कौन गए आपको पता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, आपने ये सब नाम सुने होंगे जब आप 10th में थे या फिर 11th में हो या फिर 12th में हो या फिर बीएससी कर रहे हो, जहाँ पर भी हो तो इन सब का नाम आपने सुना होगा, ये सब है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, इनको पढ़ने का फंडा है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशन में इतना कुछ रखा नहीं है, पर आपके जानकारी के लिए जैसे हम यहाँ पर पूरे बेसिक से ऊपर लेवल तक जाएंगे, इसीलिए आपके लिए सब कुछ बताया जाएगा, यहाँ पर आपके लिए सब कुछ बताया जाएगा। तो हमने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किया तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला फंडा क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन एटॉम होते हैं, तो मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा, इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो कार्बन का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर आता है, पहले हम हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं। आप ऐसे लिखते हैं, ये जो नॉर्मल प्रोटियम वाला फॉर्म, अरे आइसोटोपिक फॉर्म लेते हैं हम, ड्यूटेरियम भी ले सकते हैं कभी कभी, 1D2 इसको भी ले सकते हैं कभी कभी बनाने के लिए, जब आपका किया जाता है ऐसा कोई रिएक्शन जहाँ पर आइसोटोपिक फॉर्म से हमें देखना है कौन सा हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, वहाँ पर हम एक जगह हाइड्रोजन लेते हैं, एक जगह ड्यूटेरियम लेते हैं। हम ड्यू कोर्स में पता चलेगा, जब हम डिफरेंट रिएक्शन नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, मैकेनिज्म करेंगे, तो वहाँ पर हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर हम नॉर्मली प्रोटियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं H1H, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s1, और नॉर्मल फर्स्ट सेल में ऐसा होता है अपना 1s सेल में। यहाँ पर देखिए कार्बन के बारे में हमें ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन का पहला फंडा क्या है ना, 612, ऐसे आप लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं। तो ये जो नीचे वाला फंडा क्या होता है, ये होता है अपना एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये ऊपर वाला फंडा क्या होता है 12, जो होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ओके, तो कार्बन का एटॉमिक मास जानना बहुत जरूरी है। आगे बहुत बार आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री में, वहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब वहाँ पर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको कार्बन का मास बहुत बार रिपीट करवाएंगे। तो आप ये दिमाग में डाल दीजिए कि कार्बन का मास होता है 12, ये नॉर्मल फॉर्म का होता है, आइसोटोपिक भी है एक 6C14, तो इसके साथ हमारा कुछ काम नहीं। तो नॉर्मल कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकले 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे संवारेंगे, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले सेल में होते हैं 1s2, 2s2, 2p2, तो ऐसा कुछ कन्फिग्रेशन आएगा। तो फर्स्ट सेल को हम छोड़ देंगे, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे, यह है अपना 2s, और p ऑर्बिटल में कितने होते हैं भाई, p ऑर्बिटल में कितने, p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पर देखिए p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो s ऑर्बिटल पूरा फिल होगा, आगे नहीं। उसके बाद यहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, हुंड्स रूल, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, हर रहेंगे ऊपर के डायरेक्शन में या फिर पॉजिटिव प्लस हाफ स्पिन में। आपको ये सब पीरियोडिक टेबल में सर ने पढ़ाया होगा, या फिर मेरे चैनल में जिन्होंने पीरियोडिक टेबल देखा है उनने भी ये सब पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर यह है कार्बन का नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट। हाइड्रोजन को मिटा देता हूँ, हाइड्रोजन के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स हमें जानने की जरूरत नहीं है, वो ड्यू कोर्स हमें पता चल जाएगा, हम जब पढ़ेंगे वो ड्यू कोर्स हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर इसको एक्साइट करते हैं, अगर इसको हम एक्साइट करते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये जो s वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो s वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पर जंप हो जाएगा। तो ये ग्राउंड स्टेट अगर हुआ, ये ग्राउंड स्टेट अगर हुआ, तो ये आ जाएगा अपना एक्साइटेड स्टेट, ये आ जाएगा अपना एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में ऐसा कुछ फंडा बनेगा, यहाँ पर देखिए कार्बन के 4, एक 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3 2p ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपको टू बी स्पेसिफिक मैं बता सकता हूँ क्या है ना, 2px, 2py, 2pz। तो इतना आपको पता है। अगर ये एक्साइट हो गया तो उसके बाद ये जो एक्साइट होके क्या बनाते हैं, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। वो तो आप बॉन्डिंग में सर के बॉन्डिंग के चैप्टर से अच्छे से पढ़ सकते हैं, पर यहाँ पर मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। जब हाइब्रिडाइज होंगे तो क्या बनाएंगे, 4sp3 ऑर्बिटल्स, 4sp3 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर कार्बन का एक शेप आना चाहिए, हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कैसा कुछ शेप बनाता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कार्बन कैसा शेप बनाएगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। यहाँ पर देखते हैं हम कार्बन कैसा शेप बनाएगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो पहला आएगा 2D और दूसरा आएगा 3D।
तो 2D में कैसा शेप बनता है कार्बन का, 2D में कैसा शेप बनता है कार्बन का, देखिए तो 2D में अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पर रहेगा कार्बन सेंटर में, और उसके जो 4 बॉन्ड होते हैं एक टेट्राहेड्रल फैशन में ऐसे कुछ रहेंगे। ये एक टेट्राहेड्रॉन बना रहा है। ओके, मेरे डायग्राम इतने स्पेसिफिक नहीं होते, तो ये एक टेट्राहेड्रॉन बना रहा है, इमेजिनरी टेट्राहेड्रॉन, इसको समझ लीजिए। और ये हो गया अपना 2D वाला स्ट्रक्चर, लिख लीजिए नीचे टेट्राहेड्रल। तो कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाता है, उसको हम पढ़ाएंगे अभी, टेंशन मत लीजिए। कभी 5-6 बॉन्ड कभी नहीं बनाता अपने जिंदगी में कार्बन, हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जाइए, कितना बड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म हो, कितना स्पेशल केस हो, हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। 5 बॉन्ड कभी आप नहीं बना सकते कार्बन में। यहाँ पर देखिए जो 3D होता है तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। तो यहाँ पर जो 2 रहेंगे, 2 बॉन्ड रहेंगे, वो रहेंगे प्लेन में, पर 1 बॉन्ड रहेगा आपके तरफ, ऐसे कुछ बनाइए, और ये दूसरा बॉन्ड रहेगा ऐसा, तो ये भी बन गया एक टेट्राहेड्रल शेप। तो यहाँ पर 3D मॉडल जो हमने दिखाया, तो यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड रहे प्लेन के ऊपर, 2 बॉन्ड रहे प्लेन के ऊपर, 2 बॉन्ड रहे प्लेन के ऊपर, इनको हम दिखाएंगे ऐसे सॉलिड लाइन से, इनको हम दिखाएंगे ऐसे सॉलिड लाइन से। उसके बाद जो दूसरे बॉन्ड्स हैं वो जाते हैं एक आउटसाइड द प्लेन और एक इनसाइड द प्लेन। जो आउटसाइड द प्लेन वाला बॉन्ड है भाई साहब, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेज, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सॉलिड वेज। और ये जो डैश्ड वेज है, या फिर इसको जो बोलते हैं डॉटेड या फिर डैश्ड, ये कैसे बनेगा भाई, ये जाता है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो आप ये समझ सकते हैं ये जाता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इसको आप बोल सकते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और इसको आप बोल सकते हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो अपना जो 12th के बच्चे हैं तो उनके लिए ये सब बेसिक फंडा होता है, ये 2D मॉडल, 2D स्ट्रक्चर कार्बन का, और ये 3D। तो देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड हमें पता चल गए, पर कार्बन सर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनाता है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई दूसरा एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाता है? ओके, सिर्फ कार्बन बनाता है। सिलिकॉन अप टू सम एक्सटेंट बना सकता है, कोवैलेंसी दिखा सकता है, टेट्रावैलेंसी दिखा सकता है। तो यहाँ पर हम कार्बन का वो 2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसके वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग 10th में ये सब पढ़े होंगे अच्छे से, या फिर कोई अगर फिटजी वगैरह में अच्छे से कोचिंग लेता होगा, अपना जो जेई क्या करते हैं 10th में भाई, NTSC वगैरह जो करते हैं, उसके बारे में अगर किसी ने भी कोचिंग लिया होगा तो वहाँ पर ये सब उनको पढ़ाया गया होगा कि कार्बन क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। तो वहाँ पर बेसिकली 2 प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो, एक कंपाउंड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक लंबा सा कार्बन का चेन चाहिए। आपने देखा है CnH2n लिख देते थे, CnH2n+2 लिख देते थे, तो आपको एक लंबा सा कार्बन का स्केलेटन चाहिए। वो स्केलेटन कौन से प्रॉपर्टी से बनता है ना, कैटेनेशन प्रॉपर्टी से। तो ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी हमें दिखाता है कि कार्बन के पास एक अजब सा कैपेसिटी है जो कि वो अपने बहुत सारे कार्बन एटम को ऐसे अटैच कर सकता है। तो ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रुप 14 में। ग्रुप 14 में कार्बन के पास बहुत लंबा कैटेनेशन का प्रॉपर्टी होता है, वो बहुत सारे कार्बन एटम को अटैच कर सकता है, जैसे कि 17, 18, 20 अप टू 100 कार्बन एटम्स को इसी कैटेनेशन प्रॉपर्टी से वो अटैच कर सकता है। क्यों? उसका है एक अजब सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, ये जो अजब सा इलेक्ट्रॉनिक 2p2, ये जो अजब सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर आउटर स्टेल में ऑक्टेट सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है वो ऑक्टेट से। तो अगर वो छोड़ेगा 4 इलेक्ट्रॉन तो आ जाएगा डबलेट में। तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ना, आपने अगर कुछ भी आइडिया है आपको आयनाइजेशन एनर्जी या फिर स्टेबिलिटी या फिर उसके बारे में, तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ना कार्बन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना किसी से, C-4 बनाना या फिर C+4 या फिर C-4, ये स्टेट है डुप्लेट का, ये जो +4 वाला स्टेट है डबलेट का, और ये जो -4 स्टेट है ऑक्टेट का, ये जो -4 स्टेट है ऑक्टेट का। ये दोनों ही बनाना बहुत मुश्किल है, ये दोनों ही बनाना बहुत मुश्किल है। तो कार्बन ने क्या आइडिया निकाला, नहीं भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करूंगा, ओके, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करूंगा। तो इसीलिए वो शेयर करते करते लंबा चेन बना रहा है कार्बन का, लंबा चेन बना रहा है कार्बन का, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी।
इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और इसके वजह से हम देखते हैं लंबा लंबा चेन का कार्बन का बनता है, जिससे आप वाक्स वगैरह देखते हो, उसके बाद सॉलिड पेट्रो प्रोडक्ट्स देखते हो, प्लास्टिक्स देखते हो, वहां पर लंबे लंबे चेन्स ऑफ कार्बन है। ओके, पॉलीमर की तरफ मत जाइए, पॉलीमर की तरफ मत जाइए, जो हमारा इससे प्रोडक्ट मिलता है और वोर वगैरह में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसके बारे में बोल रहा हूँ, पेट्रोकेमिकल्स के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है, होपफुली आप लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी समझ गए होंगे, इसके ऊपर इतना कुछ क्वेश्चन नहीं है। आप अगर किसी भी स्टैंडर्ड बुक से ओके, एक बच्चे ने मुझे पूछा था सर ऑर्गेनिक के लिए कौन सा बुक प्रीफर करें, तो बुक मैं बोलता हूँ कि कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप ले लो केमिस्ट्री का, वो सब बुक अच्छे हैं। कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप ले लो केमिस्ट्री का, वो सब बुक अच्छे हैं। पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए टू बी स्पेसिफिक मैं बोलूंगा ओपी टंडन का एक बुक है, वहां से आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीख सकते हो अपने नीट के लेवल के लिए और जेई के लेवल के लिए। और आपके बीएससी के बच्चों के लिए मैं एक रेफर करूंगा अच्छा बुक जो मैंने पढ़ा है, कैरोथर्स। तो ये कैरोथर्स का जो बुक है क्लेडन के बराबर है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगा। अगर आप ओपी टंडन खत्म कर देते हो बेसिक एनसीईआरटी के साथ, देखिए हर बुक का एक बेसिक होता है, और आपके 11th-12th के लेवल के लिए बेसिक बुक है एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी खत्म कर देते हो तो उसके बाद आप कर सकते हो ओपी टंडन नीट और जेई लेवल के लिए, और इससे आप जेई एडवांस लेवल तक भी पहुंच सकते हो। और उसके बाद आपके पास और एक अच्छा बुक है कैरोथर्स और क्लेडन। तो कैरोथर्स और क्लेडन आप कर सकते हो जब आप बीएससी या फिर जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पर तो कोई जाम के बच्चे होंगे नहीं, अगर कोई देख रहा है इतने तक पहुंच चुका है तो वो देखिए, आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बुक है, लाइब्रेरी से आसानी से मिल जाता है, सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाता है। हो तो मुझे भी टेक्स्ट कर लेना, सॉफ्ट कॉपी ले लेना मुझसे। ओके, डेफिनेशन के बारे में हमें अच्छे से आइडिया आ गया, इसको अभी मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन के बारे में। कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट होता है भाई, कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी अल्टरनेटिव हो, कोई भी मैकेनिज्म हो, वहाँ पर कार्बन का कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनता, हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा कार्बन। और मैंने आपको 2D और 3D स्ट्रक्चर कुछ मिनट पहले दिखा दिया है कैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन बनाता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बॉन्ड बनाता है। तो वो कैसे बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और भी बहुत सारे स्पीसीज के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो वो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बना के बनाता है। पर आपको अगर एक क्वेश्चन पूछा गया, लिखिए लिखिए लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, Which of the following bonds are responsible for formation of organic compounds? Which of the following bonds are responsible for formation of organic compounds? Okay, क्वेश्चन आपको पता चला। ऑर्गेनिक कंपाउंड ओसी बनाने के लिए हमें कौन कौन से बॉन्ड्स चाहिए, ओसी बनाने के लिए हमें कौन कौन से बॉन्ड्स चाहिए। तो पहले ऑप्शन में हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। ऑप्शन बी में हमारे पास क्या है? आयनिक बॉन्ड। हैंडराइटिंग को इग्नोर कीजिए, अगले क्लास से अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे। बहुत दिनों से बोर्ड में पढ़ाया नहीं भाई, 3-4 महीना तो लॉकडाउन हो गया, जूम में क्लास कर रहे हैं, तो हैंडराइटिंग कैसे आएगा अभी। तो देखिए, तीसरा ऑप्शन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर चौथा ऑप्शन क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता चौथा ऑप्शन। यहाँ पर चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो मुझे जितना पता है आप में से बहुत बच्चे ऑप्शन ए को देखते ही लगा आएंगे। कोई भी एंट्रेंस में आप बैठे हो, नीट में बैठे हो, जेई में बैठे हो, यूटी में बैठे हो, तो आप ऑप्शन ए को ही लगा के आ जाएंगे। पर यहाँ पर एक ट्रिक है भाई, बहुत सारे कार्बोनेट कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, बहुत सारे कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आता है। तो यहाँ पर आपको आंसर लगाना है, अगर ये 90% बच्चे लगा के आएंगे तो आपको ये वाला आंसर लगाना है भाई, बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी वाला आंसर आपको लगाना है। और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड का गेम नहीं है, यहाँ पर कुछ कुछ मात्रा में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। तो दिस इज नॉट ओनली द गेम ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, हियर वी हैव सम अमाउंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे कि आइसोसियानेट में, सियानेट में, यहाँ पर हमें मिल जाते हैं कुछ अमाउंट के कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री आपके लिए बाकी रह गया था, कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री आपके लिए बाकी रह गया था। क्या हिस्ट्री था वो देखते हैं। ये वाला हिस्ट्री सेक्शन अगर आप नोट बनाते हैं अच्छा है, नहीं बनाते हैं तो और भी बहुत अच्छा है। तो ये हिस्ट्री में देखिए क्या है ना, एक हमारे पास था 1845 में कोल्ब ने एसिटिक एसिड सिंथेसिस किया था। अरे कोल्ब के बारे में तो आप जानते होंगे, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड।
वो आपके है 11th में एक रिएक्शन है। तो कोल्ब ने 1985 में एसिटिक एसिड सिंथेसाइज किया था। फिर और एक हमारे पास हिस्ट्री एक मेजर है, वो क्या मेजर है ना, और एक हमारे साइंटिस्ट थे ब्रेथलॉट। ये ब्रेथलॉट सिंथेसिस के रूप में बहुत ज़्यादा अच्छे से फेमस है। ये आया था 1856 में। उन्होंने क्या सिंथेसाइज किया था ना, मीथेन। पहली बार लैब में उन्होंने मीथेन सिंथेसाइज किया था। उससे पहले तो हम सिर्फ मीथेन को गोबर में पाते थे भाई, गोबर गैस में पाते थे। पहली बार लैब में मीथेन सिंथेसाइज किया था ब्रेथलॉट ने। तो ये दोनों हिस्ट्री वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। ओके, ये दोनों हिस्ट्री वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। और ओके, हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज है मेरे तरफ से, जो भी देख रहे हैं फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो उनके लिए बताना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान चीज़ है। और इस यहाँ पर सिर्फ कार्बन का गेम नहीं होता, यहाँ पर बहुत सारे गेम होते हैं। अभी हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर घुसेंगे और सब कुछ अच्छे से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड। ये जो कार्बन अभी आपने सर बता दिया कि कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बनाएगा, तो वो 4 बॉन्ड सर कैसे होंगे? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होंगे या पाई बॉन्ड होंगे या फिर हाइब्रिड बॉन्ड्स होंगे या फिर बॉन्ड ही नहीं होंगे? तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड। तो मेनली यहाँ पर पॉसिबल है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड्स के बारे में पहले देखते हैं। जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो अगर आपको एक सिंगल बॉन्ड दिखा, वो किसी के भी बीच हो, कार्बन हाइड्रोजन के बीच हो, कार्बन कार्बन के बीच हो, तो वो एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ओके, अगर आपको 2 बॉन्ड्स दिखे, उसको क्या बोलते हैं? 2 बॉन्ड्स को डबल बॉन्ड। वहां पर डबल बॉन्ड में क्या होगा ना, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। सिमिलरली अगर आपको एक ट्रिपल बॉन्ड दिखा, तो वहां पर एक सिग्मा होगा, 2 पाई होगा। अभी भाई क्वेश्चन दूंगा, अच्छा क्वेश्चन दूंगा, यहाँ पर फंस जाओगे। कंपाउंड दूंगा, यहाँ पर सिग्मा पाई कैलकुलेट करते हुए फंस जाओगे। अच्छे बच्चे फंस जाते हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ पर पहले आप देखिए सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड बन सकता है एस ओवरलैपिंग, हमेशा लीनियर वर्ड डालिए, एस लीनियर ओवरलैपिंग। और दूसरा है एस पी एक्स पी वाई पी जेड लीनियर ओवरलैपिंग। फिर पीपी लीनियर ओवरलैपिंग, कोई भी पी ऑर्बिटल के साथ कोई भी पी ऑर्बिटल लीनियर ओवरलैपिंग करता है। तो नॉर्मली ये वाला जो स्टेट है पॉसिबल ज़्यादा नहीं होता, पर आपके नॉलेज के लिए बताया जाता है पीपी ओवरलैपिंग भी आता है सिग्मा बॉन्ड्स में। फिर एस ऑर्बिटल्स के साथ कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर लीनियर ओवरलैपिंग करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का कोई भी ओवरलैपिंग होता है, तो वो बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो ये सब हमारा बन गया सिग्मा बॉन्ड। पर पाई बॉन्ड कैसे बनता है भाई? पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड कैसे बनता है ना, पाई बॉन्ड बनता है पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड बनता है पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड बनता है पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो इसके बारे में आपको पता चल गया। अभी मैं आपको केस दिखा देता हूँ, कैसे कैसे आप जानेंगे कौन सा बॉन्ड सिग्मा है, कौन सा बॉन्ड पाई है। तो पहले अपना पहला केस देखते हैं। ओके, नोट इट डाउन, पीछे जाके नोट कर लो। पहला केस अपना देखते हैं। यहाँ पर बेसिक लगा दीजिए, आज का क्लास तो बेसिक है, तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर लगा दीजिए। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर लगा दीजिए, आज का क्लास बेसिक है। तो यहाँ पर देखते हैं एक कार्बन, ओके, एक कार्बन वो ऐसे कनेक्टेड है 4 हाइड्रोजन के साथ। ये मैं प्लानर में बना रहा हूँ, यहाँ पर आप 3D मत ढूंढिए। तो ये है अपना मीथेन। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये क्या है? सिग्मा है। ये क्या है? सिग्मा है। ये क्या है? सिग्मा है। पर अगर हम आ जाएंगे इथीन मॉलिक्यूल में, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर गिनिए
यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई लिखने की कोशिश कीजिए। तो उससे पहले अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हुआ तो इसको हम बोलेंगे टोटल, ये है अपना सिग्मा बॉन्ड। फिर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हुआ, अभी बताया था कि 2 सिग्मा रहेंगे उससे और 2 पाई रहेंगे, 2 सिग्मा रहेंगे 2 पाई रहेंगे, सॉरी 1 सिग्मा रहेगा 1 पाई रहेगा। क्या 2 पाई 2 सिग्मा रख रहे हो? 1 सिग्मा रहेगा नीचे वाला और 1 ऊपर वाला पाई रहेगा। फिर यहां पर अगर 3 कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड हो गए तो 2 पाई बॉन्ड्स रहेंगे और 1 सिग्मा बॉन्ड रहेगा, 2 पाई बॉन्ड रहेंगे और 1 सिग्मा बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पर हो गए 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स और 0 पाई बॉन्ड्स, 4 सिग्मा बॉन्ड्स और 0 पाई बॉन्ड्स। पर इस मॉलिक्यूल में क्या आएगा? इस मॉलिक्यूल में क्या आएगा ना भाई? 1 2 3 4, 4 तो सिग्मा बॉन्ड हमें मिल गए। पर यहाँ पर आपको क्या पता था ना, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड में से 1 सिग्मा होता है 1 पाई होता है। तो ये है अपना सिग्मा बॉन्ड, ये है अपना पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आप लिख लीजिए 1, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लिख लीजिए 5। ओके, ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में अभी देता हूँ। एक क्वेश्चन अच्छा वाला देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। एक क्वेश्चन अच्छा वाला देता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करा जा सकता है। ओके, तो अच्छे वाले क्वेश्चन के लिए मैं आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लिख के लाया हूँ। अगले क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। ये अपना बेंजीन रिंग है थोड़ा। ओके, ओके, सी ट्रिपल बॉन्ड एन दिख रहा है, तो यहां पर आपको लिखना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो आप थोड़ा गैस भी कर सकते हैं, यहां पर क्या होगा ना, हर जगह एक एक हाइड्रोजन लगे होंगे, हर जगह एक एक हाइड्रोजन लगे होंगे। तो 2 मिनट टाइम दिया जाता है, आप कैसे निकालते हैं देखते हैं। कोशिश कीजिए भाई लोग, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड जो होते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड में जो होते हैं वहीं पर ही आएंगे अपने पाई बॉन्ड्स, बाकी हर जगह आएंगे अपने सिग्मा बॉन्ड्स, बाकी हर जगह आएंगे अपने सिग्मा बॉन्ड्स। तो गिनते जाइए 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्मा बॉन्ड हमको बाहर मिल गए। और अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं? वही 6 मिल रहे हैं। और यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड, तो हो गया टोटल सिग्मा कितने? 13। टोटल सिग्मा हमारा कितना हो गया? 13। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स टोटल कितना हो गया? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स टोटल कितना हो गया? गिनो 1 2 3 4 5, तो टोटल पाई बॉन्ड हो गया 5। तो ये अपना बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसको हम बोलेंगे लेक्चर नंबर 0 ही बोल सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 बोलने की मतलब इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाया ही नहीं गया कि आप इसको लेक्चर नंबर 1 बोल दे। तो ये क्वेश्चन आपको मुझे लगता है समझ आया होगा। आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर में लिखिए, इस कंडेंस फॉर्म को खोल लीजिए और वही स्ट्रक्चर के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करने वाले हैं। यहाँ पर हमें 13 सिग्मा बॉन्ड मिले और 5 पाई बॉन्ड मिले। तो आगे हम जब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिटेल क्लास करेंगे अगले क्लास में, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, उसके बाद क्लासिफिकेशन, ये तीनों जब पढ़ेंगे वहीं से ही अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धीरे धीरे शुरू होगा। आज जो मैंने आपको बताया, जितना भी ड्यूरेशन हुआ है इस लेक्चर का, यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बताया लेक्चर नंबर 0 के बारे में। क्या लेक्चर नंबर 0 भाई ना? लेक्चर नंबर 0 में हमने बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखा। आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लाया था पर आज हम नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम कॉन्स्ट्रेंट्स। तो समझने की कोशिश कीजिए और अगले क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे। तो अगर बच्चों आपको अच्छा लग रहा है या फिर सही लग रहा है, आपको केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो आइए और एक बार अगले क्लास में हमारे साथ जुड़ जाइए और जल्दी से ही आपको ये मतलब अगले क्लास का टाइमिंग भी पता चल जाएगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू।